नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आपसे 2 मिनट का अभी मैं समय लूंगा, तो चलिए 2 मिनट मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे टारगेट डे नंबर 1 मॉक टेस्ट, टारगेट डे 1 रिवीजन विथ PYQ। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, मैंने आपके साथ 40 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जो पेड कोर्स था कैप्सूल रिच 2.0 के नाम से, जिसमें साइंस, जीके, कंप्यूटर हमने पूरा कवर किया है। अभी हम लोग 80% कवर कर चुके हैं और इसमें आपको मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिया, जिसमें आपको झारखंड जीके कंप्लीट रिवीजन इससे हो रहा है। अब आपको इसमें टारगेट डेली वीडियो मिल रही थी, और जो आप हम लोगों से अभी भी जुड़ना चाहते हैं, और ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये आप ये समझ लीजिए कि 18 अगस्त जैसे आपको पता है जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जामिनेशन डेट है। अब जेएसएससी सीजीएल भी कई टीचर जैसे कि यूट्यूब पे जो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं वो 18 अगस्त को कहे हैं, कोई 24 अगस्त, कोई 25 अगस्त का है, ठीक है ना। 18 संडे पड़ता, 25 अगस्त भी। तो इसीलिए अगर पेपर में 10 दिन का भी अगर आपको डिले मिल जाता है जेएसएससी सीजीएल में, यानी अभी भी आपके पास फिर से 35 से 40 दिन का समय मिल जाएगा। और ये 40 दिन का ही मैंने क्रैश कोर्स रखा है, ऐसा नहीं कि अब मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करूंगा। भाई मोर देन सफिशियंट है। तो 2 मिनट का समय खत्म होता है। अगर आपको लगता है हमारे साथ अभी भी जुड़ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कैप्सूल रिच 2.0 में एनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी आप इस नंबर पे संपर्क करके बायोलॉजी ग्रुप को भी और पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टेस्ट क्या है? देखिए, डे नंबर 1 पे हम लोगों ने जो टारगेट रखा था, आपका प्रस्तावना कंप्लीट करना था, इमरजेंसी करना था, अनुसूची, पंचायती राज और स्रोत। अब ये आपको कहां से कंप्लीट करना? तो भाई मैंने अपना कंटेंट आपको दिया, वीडियो भी दिया, जो पेड ग्रुप में आपने सब लोगों ने देख भी लिया है। आपको यहां से चीजें खत्म करनी थी। यहां से सबसे पहले आपने प्रस्तावना खत्म किया होगा, पूरा प्रस्तावना यहां से चीजें आपने पढ़ लिया है। तो पूरा इस प्रकार से आपको कंटेंट, एक सिंगल लाइन यहां से आपको बाहर नहीं जाना था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं चीजें आपने कितना रिवीजन आपके मोड में थे, या आपने कितना चीजों को याद रखा है, क्योंकि मैंने याद ही नहीं बल्कि आपको रिवीजन भी करवाया है। पहला सवाल आपसे जो पूछा गया है, और हर एक सवाल आपका पूछा गया सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साफ साफ मेंशन कर रखा है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके पहला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, बहुत इंपॉर्टेंट, समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है भाई, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो संविधान है, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी कि प्रियम्बल जो है, उसमें जो समाजवाद शब्द है, वो शब्द कहां से हमें प्रेरणा ये मिलती है? कौन से देश से? फ्रेंच क्रांति से, यानी कि जो रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, जर्मन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति, या फिर रशियन क्रांति। अब ये सवाल आपको पॉलिटी में पूछा जा रहा है। इसका कंसेप्ट मैंने कहां दिया आपको पता है? अगर आपको याद आ रहा होगा, 5 ईयर प्लान का वीडियो अगर आपने देखा है तो, और नोट्स पढ़ा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए इसके सही उत्तर पे आते हैं। आप लोग सही उत्तर दे दिए होंगे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रशियन क्रांति। हमने देखिए 2 तरह के आपने अर्थव्यवस्था में चीजें पढ़ी है, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। बाकी इसको अब इतना डिटेल नहीं करेंगे, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है भाई? पहला सवाल हो गया आपका। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। संविधान के निर्माताओं की, यानी कि संविधान की जो निर्माता किए गए हैं, उनकी जो सोच है भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? मतलब ये कि जो संविधान जब बनाया जा रहा था, उसमें जो संविधान बनाने वाले जो व्यक्ति थी, उनकी जो सोच है वो कहाँ झलकती है हमें? मौलिक कर्तव्य में, नागरिकता में, प्रस्तावना में, या मौलिक अधिकार में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा सर? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। देखिए, आपको अगर थोड़ी चीजें भूल भी रहा है तो मैं फटाफट चीजों को रिवीजन करा देता हूं नोट से, ताकि चीजें और भी मजा आएगी जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल आपको यहां से बनेगा, जो प्रियम्बल है इसका स्रोत हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया है। यानी कि प्रस्तावना का विचार भी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो हमने अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लिखी गई थी भाषा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि उद्देशिका, संविधान सभा के समक्ष रखा था। ये रखा था कब? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे बढ़ेंगे कि प्रस्तावना को क्या कहा गया? संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 पार्ट 3 का भाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल संविधान की कुंजी भी कहा जाता है प्रियम्बल को। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 शब्द, एक तो समाजवाद, सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षवाद या फिर पंथ निरपेक्षवाद, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये शब्द जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत
प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना में जो लिखित सबसे पहले शब्द आपको मिलेंगे हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद जो मूल संविधान जब बना था उस मूल संविधान की बात की जाए तो इसमें 3 शब्द थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, गणतंत्र, और बाद में 3 शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके, एक तो समाजवाद को और एक सेक्युलरिज्म को। ठीक है, अब ये जो 5 शब्द जो आप देख रहे हैं ना, ये 5 शब्द भारत की राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि ये भी पूछेगा भाई कि ये जो 5 शब्द हैं ये भारत की कौन सी व्यवस्था को किसको रिप्रेजेंट करती है, किसकी प्रकृति को बताती है, तो राजनीतिक व्यवस्था की नेचर को बताती है। अगला जस्टिस की बात की जाए तो 3 जस्टिस हैं जो प्रस्तावना में आपका लिखित है। ये कहां से हमने लिया था? रूस से लिया था। सोशल न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। फिर लिबर्टी यानी फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात की है जो हमने फ्रांस से लिए थे, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का और वर्शिप का। और इक्वलिटी, समानता, जो हमने फ्रांस से लिए थे, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और फ्रांस से हमने फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि स्वयं का आत्मसम्मान, यूनिटी एकता और इंटीग्रिटी अखंडता। यही अखंडता ये 42वां संविधान यानी कि ये तीसरा शब्द है जो हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया। देखिए 2 शब्द अभी मैंने आपको याद करवाया भाई, 2 शब्द अभी आपको मैंने कौन कौन से याद कराए? एक तो आपका हो गया था सेक्युलरिज्म और एक हो गया आपका सोशलिज्म और एक हो गया आपका सेक्युलरिज्म, और तीसरा आपको अखंडता। यह 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए इस तरह से फटाफट आपको कंटेंट पढ़ना है भाई, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अब ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए शुरुआत में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में संसद ने प्रस्तावना को संशोधन, तो अब देखिए संविधान का अंग ही नहीं तो इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते थे स्टार्टिंग में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। केशवानंदी भारती बनाम केरल राज्य में जो केस हुआ तो 1973 को प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। पूछता है कितने लोगों की बेंच थी जजों की? तो 13 लोगों की जज थी। ठीक है ना, ये पार्ट भाई खत्म। प्रस्तावना इतना ही पढ़ना है, इससे ही आपका पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अब देखते हैं बनते हैं या नहीं बनते। बस ये हो गया, ये तरीका था। बाकी इसका वीडियो लिंक दिए, जो वीडियो लिंक देखे होंगे थोड़ा सा मैंने काफी एक्सप्लेन करके चीजों को समझाया कि आपकी प्रस्तावना होता क्या, लेकिन अभी उतना समय नहीं है भाई, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस भी करनी है। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा गया कि प्रस्तावना में निहित शब्द जो गणराज्य है इसका अर्थ क्या? देखिए मैंने गणराज्य का शब्द बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया वीडियो में। गणराज्य का शब्द क्या है कि जो हेड ऑफ नेशन है उसका क्या होगा? उसका चयन हो किया जाएगा, उसका चुनाव होगा, ना कि वंशानुगत पद होगा। तो इसमें क्या बोला गया? इनमें से कौन इंगित नहीं करता? तो चलिए कौन इंगित नहीं करता देखते हैं। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है ना कि एक ही व्यक्ति में। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये भी, मतलब यहाँ बोला गया कौन सा इंगित नहीं करता, मतलब गणराज्य शब्द के लिए कौन सा ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए तीसरा क्या बोला गया? किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में यह सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले रहते। ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ पूछा है इनमें से कौन सही बात नहीं लिखा हुआ है गणराज्य शब्द के लिए। तो ये भी सही शब्द है, ये भी सही चीज लिखी गई है, ये भी सही चीज लिखी गई है। लेकिन चौथा जब ऑप्शन देखेंगे आप, यहाँ लिखा गया कि देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष है एक वंशानुगत राजा होता। क्या ऐसा है? हमारा जो गणतंत्र, हम लोग जो गणतंत्र जैसे हेड ऑफ नेशन राष्ट्रपति का क्या होता है? इलेक्शन होता है। क्या वंशानुगत है? नहीं। यानी ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे आपसे यही पूछा था कि कौन इंगित नहीं करता है गणराज्य शब्द के लिए। जो लिखा गया 4 ऑप्शन है ये कौन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द है गणतंत्र क्या सूचित करता है? क्या सूचित करता है? तो ऑप्शन ए, देश का प्रधान वंशागत है। बिल्कुल नहीं। कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है? संवैधानिक शासक है नहीं भाई। देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। यह संविधान का भाग नहीं है, यह बिल्कुल संविधान का भाग है। 1973 में जो केशवानंदी और केरल राज्य बनाम जो केस हुआ, अभी मैंने आपको दिखाया 13 जजों की बेंच बनी थी। इसके बाद इसमें कहा गया कि इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। नहीं 1972 नहीं 1973, तो ये भी गलत हो गया। अब कौन सा कथन सत्य पूछा गया? इसे संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता भाई। अभी मैंने आपको दिखाया 3 शब्द आपको संशोधित करके 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन में, तो ये संशोधन ही ना हुआ है, तो ये बिल्कुल संशोधित किया जा सकता है संविधान में हमारा प्रस्तावना को। और अंतिम जो ऑप्शन दिया गया, यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह प्राप्त किए जाने वाले जो भी उद्देश्य को वो क्या करता है? इंगित करता है प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए शब्द को पढ़िएगा क्वेश्चन को, कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? याद रखिएगा,
देखिए बात कर ले अगर बंधुत्व की, या बात कर ले समतावाद की, या बात कर ले प्रभुता की, प्रभुता या समानता की, तो समानता बिल्कुल आपके प्रस्तावना में ये शब्द है, प्रभुता भी है, बंधुत्व भी, यानी कौन सा शब्द नहीं है, तो आपका समतावाद नहीं है आपका। अगला सवाल, सातवां सवाल पूछा गया, इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य, सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्षवाद राज्य, यानी कि आप स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, तो बिल्कुल आप स्वतंत्र है ना जी। आप भारत में क्या बाउंडेड है कि कौन आप इस धर्म को नहीं मानेंगे या वो धर्म को नहीं मानेंगे, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो आप ये बताया जा रहा है, ये कहाँ पे वर्णित, कौन वर्णित करता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, या प्रस्तावना, संघ सूची या राज सूची, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना में अभी मैंने आपको दिखाया भी, नोट्स में धर्मनिरपेक्षवाद लिखा भी हुआ था मूल संविधान में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय है, न्याय की बात की गई है, आपने देखा था न्याय हमने कहां से लिया, देखिए पूछेगा भाई जो प्रस्तावना में जो न्याय है, जो स्वतंत्रता है, जो फ्रेटर्निटी जो आपने लिया है, ये कहां से हमने लिया, तो देखिए जस्टिस हमने कहां से लिए, न्याय हमने रूस से लिए हैं। और अगर पूछा जाए लिबर्टी फ्रीडम हमने कहां से लिए, फ्रांस से लिए हैं। इक्वलिटी समानता पूछा जाएगा तो फ्रांस से लिए हैं। अगर फ्रेटर्निटी पूछा जाएगा तो आपने फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है भाई। नोट्स आपके पास है, आपने प्रिंट आउट भी निकाल लिया, तो फटाफट इस तरह से चीजों को कंप्लीट करते जाइए। बाकी जिनको लगता है सबसे बेस्ट मैं ऑप्शन बता रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी भी समय है, देर नहीं है भाई। देखिए आप मतलब प्रयास होना चाहिए ना, प्रयास तो एटलीस्ट कीजिए, प्रयास ही नहीं कर रहे तो फिर क्या हो पाएगा। तो जिनको लगता है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कंटेंट। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा न्याय उल्लेखित नहीं है हमारे प्रस्तावना में, ठीक है ना। तो राजनीतिक न्याय बिल्कुल है, आर्थिक न्याय बिल्कुल है, सामाजिक न्याय बिल्कुल है, यानी कि इनमें से सभी यही सही उत्तर हो जाएगा। अब बहुत अच्छा सवाल इसीलिए कि मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। देखिए मूल प्रस्तावना मतलब जब प्रस्तावना बना उस समय की बात है। संप्रभुता है या नहीं, लोकतांत्रिक है या नहीं, गणतंत्र है या नहीं, या समाजवाद। तो चलिए इसका उत्तर आप खुद नोट से देखिएगा। देखिए यहां मैंने क्या लिखा है, जो मूल संविधान है, देखिए मूल संविधान यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, मूल संविधान में 3 शब्द ही थे, संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक। बाकी समाजवाद आपका जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन में आपको समाजवाद मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये रहा आपका समाजवाद। ठीक है, इसको जोड़ा गया, अखंडता इसको भी जोड़ा गया, और उसके बाद आपका लोकतांत्रिक। तो यहाँ पे आपसे अच्छा क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन मूल संविधान, अच्छा यहाँ पे ये 9वां सवाल हम लोग देख रहे थे कि मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। तो देखिए कौन सा शब्द नहीं था, समाजवाद को हमने बाद में जोड़ा है, 42वां संविधान संशोधन करके, देख सकते हैं यहाँ पर आप, 42वां संविधान संशोधन करके हमने समाजवाद को जोड़ा है, धर्मनिरपेक्षवाद को जोड़ा है और अखंडता को जोड़ा। चलिए अगले सवाल यानी कि 10वें नंबर सवाल पे अब हम लोग आते हैं। 10वां नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो देखिए धर्मनिरपेक्षवाद को जोड़ा गया, समाजवाद को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया, यानी कि सही उत्तर जो है लोकतांत्रिक, क्योंकि ये मूल प्रस्तावना में ही पहले से इंगित है। तो ये प्रस्तावना का 10 सवाल, अब आपको कितने सवाल सही हुए हैं और ये पूरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इतना जितना मैंने यहाँ लिख दिया है प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए पहला टॉपिक रिवीजन कंप्लीट हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रस्तावना से सारा पूछा गया प्रीवाईक्यू हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आपातकाल यानी इमरजेंसी के क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद अनुसूची, पंचायती राज और स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले सवाल 11वें नंबर यानी कि अगले टॉपिक में मिलेंगे हम लोग। ठीक है ना, 11वां से एक नया टॉपिक हो जाएगा अनुसूची। मूल संविधान में देखिए अब यहाँ से आपका सवाल बनेगा अनुसूची से। तो चलिए पहले एक बार अनुसूची हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जैसे कि आपको मैंने रिवीजन करवाया प्रस्तावना, ताकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके लिए कुछ भी चीजें नई है भाई। ठीक है ना, चलिए ये देखिए अनुसूची का भी नोट्स आपको अपलोड कर दिया गया था एप्लीकेशन में, और आपने प्रिंट आउट भी निकाल रखा है। देखिए प्रस्तावना की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लिखा गया, अनुसूची में वो प्रावधान प्रोविजन होती है जिनकी चर्चा आर्टिकल में नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग अनुसूची में लिख देते हैं। ये सब हटाइए। मूल संविधान में कितना 8 अनुसूची है और अभी कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है वर्तमान में। देखिए ये सब पूरा समझाया हूं मैंने, अनुसूची, प्रस्तावना, इसको समझने लेवल स्तर पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो नहीं बनेगा केवल नोट से, वीडियो भी मैंने दिखाया आपको। बाकी जेएसएससी सीजीएल के लिए मोर देन सफिशिएंट नोट्स ही। देखिए पहली अनुसूची की बात की जाए तो ये क्या बात करता है, राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में। दूसरा अनुसूची क्या बात करता है, आपकी जितने भी सैलरी, वेतन है या फिर भत्ते, अलाउंसेस, पेंशन, ये सभी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी की बात की जाए, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, गवर्नर हो गया, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, आपका क्या बोलते हैं राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और ये हो गया आपका लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल
कैग हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो भी सैलरी वगैरह ये सभी, ऑल जजेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस उनको जो सैलरी मिलेगी, इसकी चर्चा कौन से शेड्यूल में? दूसरे शेड्यूल में है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी की बात सेकेंड शेड्यूल में नहीं है, क्योंकि इनको सैलरी एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में मिलती है। ये पूछता है आपके सवाल भी इसीलिए एग्जाम में, क्योंकि जो जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी का आपने देखा सैलरी वगैरह, भत्ते, अलाउंसेस, पेंशन, ये सभी सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। लेकिन एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ करके, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलता है एज ए चेयरमैन मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी अनुसूची क्या बोलता है भाई? पहली अनुसूची क्लियर हो गया ना भाई, क्या बता रहा है? राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में। दूसरी अनुसूची सैलरी के बारे में। तीसरा अनुसूची जो है आपको शपथ ग्रहण के बारे में बताता है, यानी कि जितने संवैधानिक पदाधिकारी है जिनका संविधान में वर्णन हो उनको ही कहते हैं, ठीक है, जिस पद का हो उनको शपथ दिलाने का काम। अब जैसे कि जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें भाई नोट्स में आप पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक ये याद रखना है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में स्पेशल आर्टिकल इनका मेंशन है। चौथा अनुसूची की बात की जाए तो क्या बताता है? जो अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन को यहाँ पर ये दर्शाया गया है। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो जो आपके अनुसूचित क्षेत्र में, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और प्रबंधन की बात किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में मेन राज्य नाम याद रखना है आपको, कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं में यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कितने हैं? 100 सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट। पहले कितने थे? 97 थे, 66 थे राज्य में और कंकरेंट में 47 थे। अब यहाँ पे याद रखना है, देखिए कि एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, वेट मेजरमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट, ये 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से अब क्या कर दिया गया? कंकरेंट लिस्ट में शामिल क्या कर दिया गया था, ये संशोधन करके। तो आपसे पूछेगा कि एजुकेशन को, पॉपुलेशन को या इनमें से कोई भी नाम दे करके, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को किससे किससे, तो याद रखिएगा राज्य सूची से कंकरेंट लिस्ट में किया गया था। कौन से संविधान संशोधन करके? तो 42वां संविधान संशोधन करके। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। अब ये याद रखना, सिंधी भाषा कब जोड़ा गया? तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके। पहले कितने भाषा थे? 14 और अब 22 है। 22 में कौन 8 भाषा जोड़ा गया? तो देखते चलिएगा। एक हो गया सिंधी भाषा, 3 देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, इसको जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 92 संविधान संशोधन 2003 करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 इधर हो गया, 4 3 7 इधर हो गया और इधर 1 8 सिंधी हो गया। तो 14 और 8 12 22 हो गया आपके भाषा। 9वां संविधान संशोधन आपका लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया तो 1951 में जोड़ा गया था। 10वां संविधान एंटी डिफेक्शन लो। 52वां संविधान संशोधन 1985। 71वां आपको 11वां काफी इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन करके, और 12वां आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 में करके जोड़ा गया था। मेनली ग्राम जो लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती है, पंचायत, रूरल लोकल गवर्नमेंट संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका, नगर निगम की जो बात करते हैं 12वीं अनुसूची। चलिए भाई खत्म हुआ। चलिए उसके क्वेश्चन को, क्योंकि यह हम लोग खत्म कर लिए आपने, मैं आपको रिविजन यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है ना कि यहाँ मैं चीजों को पढ़ा रहा हूँ। अब सवाल देखते हैं क्या है। सवाल आपसे पूछा गया कि मूल संविधान में कितने अनुसूचित थे? तो मूल संविधान में कितने थे? तो 8 अनुसूचित थे, अभी मैंने आपको बताया। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां थे? 4 बाद में जोड़ा गया तो कितने हो गए थे? 12 हो गए थे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते? तो याद करिए 6, अभी मैंने 4 राज्य आपको याद कराया था। असम याद करिएगा, असम याद करिएगा, मैंने 6 राज्य याद कराए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये मणिपुर की चर्चा नहीं है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है ना। क्या होगा सही? मणिपुर होगा। समझिए मैंने क्या बताया भाई, ऐसा नहीं कि मणिपुर, क्या मैं बोल दिया फिर से समझिएगा। देखिए हमने ये बोला कि आपको क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होती है? तो असम में लागू होती है, त्रिपुरा में भी होती है, मेघालय में भी होती है और इसके साथ साथ मिजोरम में भी होती है, और मणिपुर यहाँ ऑप्शन है तो इसमें लागू नहीं होती है। 14वां सवाल पूछा यह गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाओं में कौन सी अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची, अभी मैंने आपको बताया था 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बातें की गई है। अब आइए मैच द फॉलोइंग, बहुत अच्छा सवाल है आपका। चलिए 8वीं अनुसूची में क्या बात की गई है? याद करिएगा 8वीं अनुसूची भाषा की बात की गई थी। यस, 14 से 22 हो गया था, 8 भाषा मैंने याद कराया। दूसरी अनुसूची में मैंने क्या बताया था? जो वेतन भत्ते मिलते हैं। तो चलिए ये आपका यहाँ पे दे दिया ओथ। ये तीसरी अनुसूची की बात की गई है, यानी ये गलत है। तो चलिए ये तो यहीं पे इसका निकल गया आंसर। बाकी देख लेते हैं आगे भी। चौथा अनुसूची क्या था? जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया जाएगा, अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा।
और 10वीं अनुसूची में क्या बात की गई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी दल बदल संबंधी प्रावधान। ठीक है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा इसका। अगला ये संविधान की अनुसूची, जो सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है। देखिए शिक्षा का जो विषय है वो कौन सा सूची में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा या कंकरेंट लिस्ट में आएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे ये पूछ रहा है कि जो शिक्षा से संबंधित, ठीक है ना भाई, जो शिक्षा से संबंधित जो आपकी विषय है, वो शिक्षा से संबंधित विषय कौन सी लिस्ट में आएगी, कंकरेंट लिस्ट में आएगी, स्टेट लिस्ट में आएगी, किस में आएगी, बताइएगा हमें। तो शिक्षा किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूर संघ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल ये आपका। मजदूर संघ ना जाने एसएससी में कितने बार रिपीटेशन किया गया था मजदूर संघ, यानी कि देखिए मजदूर संघ को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मजदूर संघ हो, शायद ना दे करके आपसे पूछ दे ट्रेड यूनियन के बारे में, ठीक है ना। ट्रेड यूनियन कौन से लिस्ट में आते हैं, यानी कि कौन से सूची में आते हैं, तो याद रखिएगा ये भी समवर्ती सूची में ही आती है। अगला सवाल पूछा गया, भारतीय संविधान की दूसरी जो अनुसूची का संबंध है किससे है, तो आपको मैंने बताया सैलरी से था आपका, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका वेतन से संबंधित है। 19वां सवाल, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 7वीं अनुसूची याद करिएगा, जो पावर का बंटवारा किया गया था, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो संघ और राज्यों के बीच जो है शक्ति का वितरण किया गया है। चलिए 20वां सवाल, अभी ये भी अच्छा सवाल है, मतलब एसएससी का पूछा गया सवाल है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती भी की है। तो देखना है कि आप में से कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब आप में से कितने स्टूडेंट दे पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कितने स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन ये है कि पशुधन, पशुपालन का विषय किस सूची में शामिल है, ठीक है ना। तो ये आपका राज्य सूची में शामिल है। अब चलिए इमरजेंसी, तो चलिए पहले इमरजेंसी में आपको रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट, ताकि चीज़ें आपको बनाने में, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए अगला आपका हो जाएगा ये स्थानीय सरकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपका है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इमरजेंसी हम लोग निकालते, ये रहा हमारा इमरजेंसी। चलिए इसको रिवीजन करते हैं। इमरजेंसी की बात की जाए तो कौन सा भाग में, 18 भाग में, आर्टिकल 352 टू 360, ठीक है ना। कितने प्रकार की इमरजेंसी है, तो याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी पहला आर्टिकल 352 में है। 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगी है, 1962 में इंडो चाइना वार के समय, 1971 में इंडो पाकिस्तान वार के समय, 1975 में किस कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन अब आंतरिक डिस्टर्बेंस के कारण अब आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। देखिए वही लिखा मैंने, ये हटा दिया गया है क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया, ठीक है। मतलब कोई भी सशस्त्र विद्रोह होगा तभी आप लगा सकते हैं, जो इंदिरा गांधी ने इसका गलत फायदा भी उठाया था। खैर आगे बढ़े। आर्टिकल 358 में प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 19 निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में जो आर्टिकल 19 है आपका मौलिक अधिकार में, आपका जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 19 को निरस्त किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल में लिखा गया, 358 में। आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के द्वारा सभी मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं। यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे मौलिक अधिकार आपके निरस्त किए जा सकते हैं। और प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 19 को भी निरस्त किया जा सकता है, ये भी मैंने बता दिया। ये कौन सा आर्टिकल में, ये पूछेगा कौन सा आर्टिकल का है। अब राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत, और जो वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है भाई, स्टेट इमरजेंसी 356 और वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है। ये हो गया आपका, ये इमरजेंसी वाला ही पीडीएफ। आगे बढ़ गए, चलिए भाई ये हो गया कंप्लीट इमरजेंसी। चलिए इमरजेंसी के सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं। बाकी वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने नोट्स तो एटलीस्ट पढ़ा होगा। चलिए सवाल देखते हैं। 21वां सवाल इमरजेंसी से क्या पूछा गया आपसे। पूछा ये क्या है कि भारत में वर्ष 1975 में जो तीसरी बार जो आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन से, तो भाई फखरुद्दीन अली अहमद थे और इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है ना। 25 जून 1975 को लगा था, ये डेट के साथ याद रखेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 356 में, ठीक है ना। अभी आपको मैंने करवाया, आर्टिकल 356 में आपका उल्लेख है किसका, राष्ट्रपति शासन का, ठीक है ना। 356 में देख सकते हैं यहाँ पे, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगेगा आर्टिकल 356 में, ठीक है भाई। और 356 में वित्तीय आपातकाल जो अभी तक नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं, यानी कि आप आपातकाल नहीं लगा सकते, किस बेसिस पे, वार हो जाएगा तो लगा सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल, बाह्य आक्रमण, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे तो भी लगा सकते। आंतरिक अशांति, यस, इसे अब हटा दिया गया है, ठीक है। अब इस बेसिस पे आप नहीं लगा सकते हैं।
अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? सिंपल सी बात है भाई, राष्ट्रपति को है। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निरस्त नहीं की जा सकती है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 दोनों, यानी इनमें से दोनों सही हो जाएगा इसका उत्तर। यह निरस्त नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आपातकाल का चर्चा किया गया? तो आर्टिकल 360 में किया गया है। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, संचित निधि या आकस्मिक निधि, इन दोनों में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। इसका सही उत्तर याद रखिएगा आकस्मिक निधि। देखिए आकस्मिक निधि से और भी चीजें अगर पॉइंट याद रखना है जो आपसे पूछा जाएगा, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 267 में, ठीक है ना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है, ठीक है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में ही रहती है, ये भी पॉइंट याद रखना है। और वो किसी भी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 367 में। अगला सवाल 28 नंबर का सवाल जो आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल? ये तो आपका इजी सवाल हो गया, आर्टिकल 352 हो जाएगा। अब आइए पंचायती राज से संबंधित सारे सवाल को करते हैं। तो चलिए पंचायती राज को भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। देखिए यहां से लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट होगा, इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट की बात करें यानी कि स्थानीय सरकार, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा स्टेट लिस्ट का विषय है ये। लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये कार्य करती है, यानी राज्य सरकार के अंदर ही ये कार्य करती है, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर ये आपका स्थानीय, यानी कि सॉरी, ये जो लोकल गवर्नमेंट है किसके अंदर? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये होती है। जो स्थानीय सरकार ये कहाँ होती है? जिला में होती है। देखिए इसको फटाफट खत्म करेंगे, चीजों को यहाँ समझाऊंगा मैं नहीं। देखिए अब पार्ट 9 जो है आपका डिवाइड किया गया 3 भाग में। एक पार्ट 9 हो गया, पार्ट 9 का ए, पार्ट 9 का बी। पार्ट 9 में पंचायत है, आर्टिकल 243 ए से आर्टिकल 243 ओ तक है। 73 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मैंने बता दिया है भाई। पार्ट 9 ए में म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका में 74 11वां 12वां शेड्यूल में मैंने बताया। पार्ट 9 का बी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समिति 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जोड़ा गया था पार्ट 9 बी में। अब देखिए भारत में स्थानीय सरकार की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड रिपन ने 1882 में, इसलिए इसे स्थानीय सरकार का पिता कहा जाता है। अब ये सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रहने दीजिए। कुछ कमेटियां हैं जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में स्टैब्लिशमेंट किए गए थे। इसने 3 टायर का कंसेप्ट दिया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। बाकी ये सब याद रखिएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक्सेप्ट किया गया था बलवंत राय मेहता के सुझाव पर ही। पूछा जाएगा कहाँ? राजस्थान के नागौर में पहला बनाया गया था। ये सब पॉइंट आप देख लेंगे एक बार। अशोक मेहता कमेटी का बात कर ले तो स्टैब्लिशमेंट 97 2 टायर सिस्टम था, जिला में और एक मंडल में, ठीक है ना। इसमें जीबी के राव कमेटी आई, एल एम सिंधवी कमेटी आई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजीव गांधी द्वारा यह समिति बनाई गई थी। और ये पॉइंट याद रखिएगा, जो स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले इसका समर्थन किसने किया था? पीके थंगन कमेटी ने किया था। बहुत बार पूछा गया ये सवाल है, याद रखिएगा। और रिकमेंडेशन पूछेगा तो सिंघवी समिति के रिकमेंडेशन पर 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन। तो रिकमेंडेशन में सिंघवी समिति, और सुझाव अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आपका नाम है पीके थंगन कमेटी का नाम। अब ये आपका रूरल गवर्नमेंट के बारे ये सब डिटेल है भाई, इतना आप कर लिए होंगे। ये सब आर्टिकल आपको पढ़ के जाना है, नोट्स में मेंशन है, ठीक है ना। 5 वर्ष कार्यकाल होता है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिवीजन तो हमने इतने ही फास्ट में करने ना भाई, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना मेन मकसद है। क्योंकि आप लोग फिर कहेंगे सर रिवीजन हो गया, फिर से रिवीजन आप करा रहे हैं। कोई बात नहीं, चीजें अच्छी है, रिवीजन करने से अच्छे और हो जाती है। हाल आपका पहला पूछा गया कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में कौन से मतलब कि संशोधन के तहत अंदर ये आई थे संविधान में पंचायती राज आपका? तो ये अभी मैंने आपको बताया 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अनुसूची में मैंने बताया 11वां अनुसूची और 12वीं अनुसूची में। निम्न में से किस राज्य में किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान नहीं है? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले इसको याद रखिएगा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है ना। तो मिजोरम है, मेघालय में भी है, नागालैंड में भी है। किसमें नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, याद रखिएगा। आगे याद रखिएगा, मीमेना से याद रखिएगा ट्रिक। पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर पर, देखिए मध्यवर्ती स्तर में यानी कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य में कौन होती है? तो पंचायत समिति होती है। वही पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। ग्राम पंचायत न जी ना, जिला पंचायत बिल्कुल ना जी, सरपंच पंचायत नहीं, पंचायत समिति। तो ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के जो मध्य काम करती है आपकी पंचायत समिति काम करती है।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज, आपको याद होगा राजस्थान, ये सब बहुत डिटेल करवाया। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर होता है। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक नहीं है। तो कितना अधिक होगा तभी गठन किया जाएगा पंचायती राज का? तो 20 लाख, याद रखिएगा। इसके बाद अस्थाई सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। देखिए कौन जो है त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल आपका पूछा जा रहा, कौन शामिल नहीं है इनमें से? तो पहला पंचायत समिति शामिल है, यस बिल्कुल शामिल है। ग्राम पंचायत ये भी शामिल है, जिला परिषद। ग्राम समिति शामिल नहीं है भाई, ठीक है ना, ग्राम समिति शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? बहुत इजी सवाल है, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? चलिए याद रखिएगा, मद्रास नगर निगम। अगर पंचायत स्थगित हो तो चुनाव होगा कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया था? बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। पंचवर्षीय योजना को लिया गया था। अच्छा ये स्रोत वाला पार्ट आ गया, यानी सोर्सेस। चलिए सोर्सेस कर लेते, रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपको चीजें याद होगी, ये ऐसा मुझे लगता है क्योंकि बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कराया भाई। बाकी आपको याद है या नहीं, मैंने नोट्स दे रखा है, हालांकि चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ एक बार नोट्स को, ताकि आपको भी तसल्ली मिल जाए और एक बार रिवीजन भी करवा ही देता हूँ। चलिए जैसे कि अमेरिका की बात की जाएगी, सबसे पहले तो हमने अमेरिका से 7-8 चीजें लिए थे। न्यायिक, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, महाभियोग, वित्तापातकार, भारत के लोग और उपराष्ट्रपति। याद आया? ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसद प्रणाली, विधि निर्माण, प्राइम मिनिस्टर, विधि, ये सब तो टिप में होना चाहिए यार, ऐसा मतलब चीजें है ये सब। व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया में याद है ना, प्रस्तावना की बात, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और केंद्र राज्य के बीच में संबंध। जापान याद है, विधि द्वारा, रूस मौलिक कर्तव्य, ये सब मैंने ट्रिक से याद करवाया भी था। आपातकाल के दौरान और मौलिक अधिकार जो आपका ये होगा रहेगा, आर्टिकल 20 और 21 हमने जर्मनी से लिए हैं। फ्रांस आपका स्वतंत्रता, समान, बंधुत्व शब्द, प्रस्तावना हमने यहाँ लिया, ये तो हमने आपका बताया था प्रस्तावना में भी। साउथ अफ्रीका में संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयरलैंड से नीति निदेशक था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये हमने आयरलैंड से ही लिया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी 1935 में 70% हमारा संविधान वही 1935 के एक्ट से ही लिया गया। ये सब चीजें आपको कराई गई है। तो आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो अगला सवाल है 46वां सवाल, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा, ठीक है ना, ये जो है स्वतंत्रता की, समानता की, ठीक है ना, स्वतंत्रता की भी है भाई, और स्वतंत्रता के साथ समानता की भी बात की जा रही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भी बात की जा रही है। किस देश से हमने लिया भाई? फ्रांस से लिया ना हमने, फ्रांस से। किस देश में से, किससे लोकपाल का विचार किया गया है, विचार लिया गया था लोकपाल का? स्वीडन से लिया गया। डीपीएसपी की अवधारणा अभी मैंने आपको करवाया, अभी ये सारा चीज का है, एक स्वीडन केवल मैंने नहीं आपको करवाया था भाई, ठीक है ना। डीपीएसपी की अगर बात कर ली जाए तो याद करिए, आयरलैंड कुछ याद आ रहा है? आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक था, तो यस आयरलैंड याद आ रहा होगा। तो चलिए भाई, ये 42 सवाल आपके, मैंने सारे टॉपिक्स आपको रिवीजन करा दिए, नोट्स के साथ भी देखिएगा। प्रस्तावना कंप्लीट करवा दिया मैंने, इसके साथ आपका टॉपिक 2 करवा दिया, टॉपिक 3 अनुसूचित करवा दिया, पंचायती राज, और टॉपिक 5। अब इससे बेस्ट ना तो मेरे साथ, मेरे इससे इंड से ऊपर काम होगा भाई, क्योंकि आज डे 1 ही रिवीजन कराया, क्योंकि 42 सवाल मैंने कराया, ठीक है ना। और 42 सवाल में आपको मैंने कितना, 5 टॉपिक कंप्लीट कराया। एक सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, 5वां टॉपिक, और 5 टॉपिक में जो 42 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी आपने देख लिया। अच्छा, और अच्छा स्टैंडर्ड इसीलिए था ना कि ये आपका प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल थे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर आपको जुड़ना है इस टारगेट, देखिए टारगेट डेली वीडियो से जरूर जुड़िएगा हमारे कैप्सूल सीरीज में। साइंस, जीके, कंप्यूटर में तो भाई 100% आप, सॉरी साइंस और कंप्यूटर में 100 और जीके में हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं 22, 23, 24 आपको पहुंचा दे। करंट अफेयर का भी सेशन चल रहा है, 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं करंट अफेयर के भी विथ ट्रिक। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के टारगेट से और भी चीजें इस प्रकार से मैं रिवीजन करा दूंगा मॉक टेस्ट लगा करके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।